नमस्कार, स्वागत है आपका। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की नियमित कक्षाएं आप अटेंड कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम अध्याय 5 की बात करेंगे, जिसका टाइटल है सामाजिकरण की प्रक्रियाएं, सोशलाइजेशन प्रोसेस। इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा, अगर इस अध्याय के आपको नोट्स चाहिए PDF फाइल के रूप में, जो कि मैंने अपने हाथों से बनाए हैं और थोड़े विस्तृत नोट्स हैं, तो उसके लिए आप मुझे इस वीडियो के अंत में मैं आपको जो नंबर दूंगा उस पर व्हाट्सअप करें। अगर आप पहले व्हाट्सअप मैसेज करके मुझसे नोट्स प्राप्त कर चुके हैं तो आपको दोबारा नाम अपना भेजने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और पहली बार आप मुझे नोट्स के लिए मैसेज सेंड करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम भेज दें और मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स भेज दूँगा। तो शुरू करते हैं सामाजिकरण की प्रक्रियाएँ। देखिएगा, सामाजिकरण की प्रक्रियाओं को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए एक समाज क्या होता है और उसके बाद हम जानेंगे सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, समाज की हम जब भी बात करें, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, समाज को हम लोग कहते हैं सोसाइटी। समाज की एक बड़ी आसान सी परिभाषा है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जो परस्पर मानवीय क्रियाकलापों में संलग्न रहता है। 2 या 2 से अधिक, कम से कम अगर 2 व्यक्ति भी हों और आपस में कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी हो तो वो 2 व्यक्ति भी एक समाज का निर्माण करते हैं। तो परिभाषा में दोबारा दोहराता हूँ, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो आपस में मानवीय क्रियाकलाप करता है। मानवीय क्रियाकलाप कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला, मानवीय क्रियाकलाप की अगर बात करें तो आप देखिएगा, पहला मानवीय क्रियाकलाप होता है कुछ निश्चित आचरण। आपने देखा होगा, जब आप समाज में रहते हैं तो आपके कुछ निश्चित आचरण होते हैं। आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते जिससे किसी को दुख हो, किसी को नुकसान पहुंचे या किसी की स्वतंत्रता में बाधा पड़े। तो जब आप समाज में रहते हैं तो समाज में रहने कुछ निश्चित नियम होते हैं, तो उन्हें आचरण कहा जाता है। दूसरा मानवीय क्रियाकलाप जो समाज में रहकर किया जाता है वो होता है आपका सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा की अगर बात हम करें तो आप देखिएगा, समाज में सभी लोग एक से नहीं होते, सभी लोग समृद्ध नहीं होते, सभी लोग पढ़े लिखे नहीं होते, सभी लोग जीवन निर्वाह बड़ी आसानी से नहीं कर पाते। कुछ लोग धनवान होते हैं, कुछ लोग निर्धन होते हैं। तो सामाजिक सुरक्षा से मेरा तात्पर्य है कि समाज में रहने के बाद सभी लोग जो समृद्ध हैं, जिनके पास ठीक ठाक धन संपदा है, वो मिलकर किसी एक सिस्टम के थ्रू समाज के ऐसे लोग जो निर्धन हैं या पिछड़े हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, जिससे उनका भी जीवन निर्वाह ठीक प्रकार से हो जाए। किसी पुराने ज़माने में जब सरकारें नहीं हुआ करती थीं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें नहीं हुआ करती थीं, तो यह काम मंदिरों के माध्यम से किया जाता था। मंदिर में अमीर लोग दान दिया करते थे और वहाँ से गरीबों के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था खाने पीने की और अन्य चीज़ों के लिए की जाती थी। अब हर देश में, हर राज्य में सरकारें होती हैं, तो सरकारें सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम चलाती हैं। आपने देखा होगा कि प्रत्येक सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, वो क्या करती है कि जो लोग सक्षम है उनसे टैक्स लेती है और उन टैक्स की मदद से निर्धन लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है। जैसे सस्ते अनाज की योजना आपने देखा होगा, गरीबों को 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो राशन, बुजुर्ग लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, बेरोजगार लोगों के लिए तमाम स्कीम आप जानते हैं चलती रहती हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आती हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे समाज की, अर्थात 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जो आपस में कुछ निश्चित क्रियाकलाप करता है। तो कौन कौन से क्रियाकलाप? पहला, आचरण, अर्थात आप समाज में जब रहते हैं तो कुछ ऐसे आचरण करते हैं जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। सामाजिक सुरक्षा, अब आप देखिएगा, पहले सामाजिक सुरक्षा समाज के लोगों द्वारा डायरेक्टली की जाती थी, मंदिरों के माध्यम से या किसी ऐसी संस्था के माध्यम से सबको स्वीकार्य हो कि अमीरों ने दान दिया और वो उस दान से गरीबों के निर्वाह का साधन उपलब्ध कराया जाए। अब सरकारें ये काम करती हैं तो आता ये किसके संबंध में है? सामाजिक सुरक्षा के संबंध में आता है, क्योंकि सरकार भी हमारे द्वारा चुनी गई होती है। तो समाज के अंतर्गत आचरण, सामाजिक सुरक्षा, और तीसरा जो क्रियाकलाप होता है वो होता है जीवन निर्वाह की क्रियाएं। तो देखिएगा, समाज में रहने के पश्चात सभी व्यक्तियों को यह अधिकार होता है कि वो अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ क्रियाकलाप करें। तो समाज के अंतर्गत ये 3 क्रियाकलाप होते हैं और समाज का अर्थ है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक समूह। अब बात करते हैं हम शब्द सामाजिकरण की। तो देखिएगा, कोई भी बालक जब इस समाज का हिस्सा बनता है तो समाज के बहुत से नियम उसको सीखने होते हैं। समाज में
कौन कौन से आचरण स्वीकार्य हैं, बालक को पता होना चाहिए। कौन कौन से आचरण स्वीकार्य नहीं हैं, बालक को पता होना चाहिए। समाज के अंतर्गत कौन कौन से गुणों का बालक के अंदर विकास होना चाहिए। जब इन सभी गुणों का बालक के अंदर विकास होने लगता है तो हम कहते हैं बालक के अंदर सामाजिकरण की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सामाजिकरण के अंतर्गत सामाजिक प्रत्याशाओं तथा मानकों के अनुरूप व्यवहार का सीखना ही सामाजिकरण कहलाता है। सामाजिक प्रत्याशाओं यानी कि समाज की आपसे कुछ आशाएं होती हैं कि आप समाज में रहें तो कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे समाज को परेशानी हो, आप चोरी ना करें, आप कोई और ऐसा अपराध ना करें, आप ऐसे काम करें समाज का भला हो। केवल और केवल अपना जीवन निर्वाह ना करें, अगर आप सक्षम हैं तो समाज के अन्य लोगों की सहायता करें। तो ये क्या है, आपकी सामाजिक प्रत्याशा, यानी कि समाज की आपसे क्या आशा है तथा समाज के मानकों के अनुरूप। तो समाज के जो मानक हैं, समाज के जो स्टैंडर्ड हैं, उनके अनुरूप जब बालक व्यवहार करना सीख लेता है तो इसी को कहते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से। अर्थात सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत बालक दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से। प्रत्यक्ष अनुभव का मतलब है कि वो अनुभव उससे जब होगा, उसके साथ होगा तभी वो सीखेगा, ऐसा नहीं होगा। वो किसी को देखेगा, जब छोटा बालक है बड़ा हो रहा होता है तो वो देखता है कि उसके भाई बहन या उसके पास पड़ोस के लोग अपने माँ बाप या और लोगों से कैसे बात कर रहे हैं, तो उसी तरह से बात करना शुरू करता है, उसी तरह से आचरण करना शुरू कर देता है। तो इसका अर्थ है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान बालक दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से। ठीक है ना, यानी कि ऐसा नहीं है कि जब उसको खुद अनुभव होगा तब वो सीखेगा, वो दूसरों को देखता है और देख कर अपना व्यवहार वो सीखने लगता है। अगली बात करेंगे, सामाजिकरण के अंतर्गत किन किन गुणों का विकास होता है। तो सामाजिकरण के अंतर्गत समाज के कुछ मूल्य होते हैं। मूल्य का अर्थ है आपका समाज के कुछ मानक होते हैं कि आपको समाज के किन किन नियमों का पालन करना है। मूल्य और विश्वास एक ही बात है। समाज की संस्कृति कि यानी कि जिस समाज में आप रहे हैं तो वहाँ की क्या संस्कृति है, वहाँ की क्या भाषा है, किस तरह का खान पान है, किस तरह के रीति रिवाज हैं, ये सब आपको इन सभी गुणों का विकास करना होता है। रीति रिवाज, जिस समाज में आप रह रहे हैं वैसे रीति रिवाज आप मानते हैं। सहयोग की भावना का विकास आपको करना होता है। आप समाज में रहते हैं तो आपके अंदर सहयोग की भावना का विकास अत्यंत आवश्यक है। सहानुभूति, निश्चित ही रूप से आपको समाज में रहते हैं तो आपके अंदर सहानुभूति गुण होना चाहिए। और इसके अलावा प्रतियोगिता जैसे गुणों का विकास। प्रतियोगिता अर्थात जब आप समाज में रहते हैं तो आपके अंदर स्वस्थ प्रतियोगिता का एक भाव विकसित होना चाहिए। तो जब बालक का सामाजिकरण होता है तो बालक के अंदर इन गुणों का विकास होता है। मूल्य, विश्वास, संस्कृति, रीति रिवाज, सहयोग, सहानुभूति और प्रतियोगिता जैसे गुणों का विकास सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान बालक के अंदर होता है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए, बालक का जब जन्म होता है तो जन्म के समय बालक बिल्कुल भी सामाजिक नहीं होता, बिल्कुल सामाजिकता नहीं होती। लेकिन जैसे ही वह अपने माँ के संपर्क में आता है उसकी सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और सामाजिकरण की प्रक्रिया में सबसे मुख्य भूमिका परिवार निभाता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे प्रमुख कारक या साधन सामाजिकरण में कौन सा है तो बालक का परिवार है। और बालक का परिवार बालक की अनौपचारिक शिक्षा का भी एक साधन होता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, बालक जन्म के समय सामाजिकता या सामाजिक प्राणी नहीं होता, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसकी जैसे जैसे उसका मानसिक और शारीरिक विकास होता जाता है उसकी सामाजिकता विकसित होती जाती है। चलिए देखेंगे, यहाँ कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। यहाँ पहला स्टेटमेंट दिया है रॉस ने, सहयोग करने वालों में हम की भावना का विकास और साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प सामाजिकरण कहलाता है। बिल्कुल सही बात है कि सहयोग करने वालों में, देखेंगे हमने कहा था आपसे कि सामाजिकरण के गुणों के अंतर्गत एक गुण आता है सहयोग। तो अब जब आप समाज में रहते हैं तो एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो सहयोग करने वालों में हम की भावना का विकास, हम अर्थात हम एक साथ। देखिएगा, मैं और हम थोड़ा सा एक डिफरेंस है। अगर किसी ने कहा मैं, इसका मतलब वो सिंगल अपने आप की बात कर रहा है। और हम कहते हैं हम इस काम को करेंगे, इसका अर्थ आता है कि वो कई सारे लोग मिलकर उस काम को करेंगे। तो समाज हमें मैं की भावना ना सिखा के हम की भावना सिखाता है। तो सहयोग करने वालों में हम की भावना का विकास यानी कि साथ काम करने का जज्बा और साथ काम करने की क्षमता का विकास और साथ काम करने की इच्छा शक्ति के साथ 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 काम करने की क्षमता का विकास और संकल्प ही क्या कहलाता है, सामाजिकरण कहलाता है। ये कथन किसका है, रॉस का है। चलिए देखते हैं अगला कथन हरलॉक का है। सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता लाना है। सही बात है कि आप एक समाज में रह रहे हैं
और समाज में रहने के बावजूद आप देखा होगा अपने आसपास आपको कोई ना कोई एक आध व्यक्ति ऐसा मिल जाता है जो बिल्कुल भी सोशल नहीं होता। वो सुबह उठता है, अपने काम पे जाता है, लौट के आता है, खाता है, पीता है, सो जाता है, यानी कि वो अपने पड़ोसी तक से बात नहीं करता। अर्थात समाज में रहने के बावजूद भी समाज के अन्य व्यक्तियों से उसका कोई संबंध नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, क्या उसका सामाजिकरण हुआ? नहीं हुआ ना। तो सामाजिकरण का मतलब क्या है कि सामाजिक विकास का अर्थ है सामाजिक संबंधों में, अर्थात आपके आसपास जो लोग हैं उनसे आपके संबंध कैसे हो रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं। तो सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता लाना है। यह कथन किसका है? हरलॉक का है। अगली बात करते हैं, एक और कथन आपके सामने है, सॉरे व टेलफोर्ड, दो मनोवैज्ञानिक है, इनका कथन है सामाजिकरण की प्रक्रिया, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से प्रारंभ होती है। दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क, दूसरा व्यक्ति अर्थात माँ। तो मैंने क्या कहा था कि जैसे ही बालक का जन्म होता है तो जन्म के बाद वह बिल्कुल भी सामाजिक नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ के संपर्क में आता है सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह स्टेटमेंट किसने दिया है? सॉरे व टेलफोर्ड ने, कि सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से प्रारंभ होती है और आजीवन चलती है। ये किसका स्टेटमेंट है? सॉरे व टेलफोर्ड का। देखिएगा अभी सीटेट 2020 जो कि जुलाई में होना है, अभी इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि क्या ये परीक्षा समय पे होगी या डिले होगी। देखिएगा अभी लॉकडाउन चल रहा है और इस समय नॉर्मली क्या होता है कि हम सब लोग आलस में आ जाते हैं कि अभी पता नहीं एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। ध्यान रखिएगा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप अगर थोड़ा भी चूके तो मान के चलिएगा कि आपसे मौका निकल जाएगा। और मौका निकल जाने का मतलब ये है कि फिर आप पता नहीं कब उसे क्वालिफाई कर पाएंगे और कब अगली शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ पाएंगे। इसीलिए बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। रेगुलर मैं आपकी कक्षाएं चला रहा हूं सीडीपी की, और मैं संभवतः संडे से आपका पर्यावरण अध्ययन की कक्षाएं भी शुरू करूंगा, बहुत विधिवत शुरू करूंगा। और जो आपके जानने वाले जिनका सीटेट और यूपीटेट इत्यादि क्वालिफाई है और वो किसी शिक्षक भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, उनसे भी आप कहिए कि सीडीपी कक्षाएं ज्वाइन करें, क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा में सीडीपी का पोर्शन भी आएगा। इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन की कक्षाएं भी वो ज्वाइन करें, क्योंकि पर्यावरणीय अध्ययन हर एक परीक्षा का एक कॉमन सब्जेक्ट होता है और मैं उसको पढ़ाऊंगा भी इस तरह से कि आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलें। मैं उसमें आपको पर्यावरण के संबंध में वो सारे टॉपिक कवर करूंगा जो एक नॉर्मल सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आते हैं, जहां आपको मैं थोड़ा फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा, उसमें थोड़ा केमिस्ट्री, थोड़ी बायोलॉजी, थोड़ा हिस्ट्री, थोड़ा ज्योग्राफी, थोड़ा सा संविधान भी मैं उसमें पढ़ाऊंगा। बाकी का जो कोर सीटेट का पार्ट है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो जिन लोगों का सीटेट या यूपीटेट क्वालिफाई है या किसी अन्य राज्य का टेट क्वालिफाई है, तो वो पर्यावरण अध्ययन कक्षाएं लगातार ज्वाइन करें, क्योंकि वो उनको आगे लाभ करेंगी। चलिए आगे बात करते हैं सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला कारक कौन सा है? आपका परिवार है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं, और कई सारे ऑप्शन हो, उसमें परिवार हो, खेलकूद हो, पास पड़ोस हो, तो आप कोई बात नहीं, आप सभी पे टिक लगाइए कि ये सभी। अगर पूछे निम्नलिखित में कौन सा एक मुख्य कारक है, और सब दे रखे हो आपको, विद्यालय दे रखा हो, पास पड़ोस दे रखा हो, खेलकूद दे रखा हो, परिवार, और केवल मुख्य पूछा हो, तो ध्यान रखिएगा मुख्य कारण कौन सा है? आपका मुख्य कारक परिवार है। सर्वाधिक योगदान परिवार का होता है, और आधारभूत और मुख्य कारक भी क्या है? आपका परिवार है। आपको बताइए, परिवार में ही बालक समाज में रहने के नियम सीखता है, समाज में कौन से आचरण स्वीकार हैं वो सीखता है। देखिएगा पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया था कि बाल्यावस्था के दौरान, जब मैंने आपको बालक की अवस्थाएं बताई थी, तो मैंने बताया था आपको कि बाल्यावस्था के दौरान बालक के माँ बाप और भाई बहन बालक को उन भूमिकाओं के बारे में बताते हैं जो एक समाज में स्वीकार्य हैं। अर्थात वो समझाते हैं बालक को कि आपको ऐसा आचरण करना चाहिए और ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, स्टेटमेंट से क्वेश्चन आया है कि समाज में स्वीकार्य भूमिकाओं के बारे में बाल्यावस्था में बालक को कौन बताता है? तो माँ बाप या भाई बहन बताते हैं। तो ध्यान रखिएगा, परिवार सामाजिकरण के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारक है जो बालक के सामाजिकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। दूसरे कारक की बात करें तो आस पड़ोस। निश्चित, जैसे ही बालक शैशवावस्था, अब देखेंगे शैशवावस्था में ही बालक पास पड़ोस में जाना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा छोटा बालक है तो उसे कोई ना कोई पड़ोस में अपने साथ ले जाता है। तो पास पड़ोस या आस पड़ोस
बालक के सामाजिकरण में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद देखेंगे शारीरिक और मानसिक विकास भी बालक के सामाजिकरण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे? अगर बालक के शरीर का विकास अच्छा नहीं है, अर्थात वो बहुत कमज़ोर है और स्वस्थ नहीं रहता है, तो क्या वो ज़्यादा लोगों से मिल पाएगा? वो हमेशा बिस्तर में पड़ा रहेगा, घर पर रहेगा, ज़्यादा खेल भी नहीं पाएगा। तो शारीरिक विकास का इंपॉर्टेंट रोल है कि बालक के शरीर का विकास भी ठीक होना चाहिए, मानसिक विकास भी ठीक से होना चाहिए। हो सकता है कि मानसिक विकास ठीक ना हो, वो औसत से नीचे हो या मूर्ख हो या जड़ बुद्धि बालक हो, तो वो किसी और के साथ कांटेक्ट नहीं करेगा या लोग उसके साथ भी संपर्क में आना नहीं चाहेंगे। तो बालक के सामाजिकरण में शारीरिक तथा मानसिक विकास भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगली बात करेंगे संवेगात्मक विकास, ठीक है ना, इमोशनल डेवलपमेंट। देखिएगा, संवेगों का विकास बहुत आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति गुस्सा कर सकता है, परंतु कब, किस पर और कितना गुस्सा करना चाहिए, ये किससे संबंधित है? संवेगात्मक विकास पे। देखिए, गुस्सा भी एक संवेग है, लेकिन क्या आप हमेशा गुस्सा करेंगे? जो आपके सामने आपने गुस्सा करना शुरू कर दिया, इसका मतलब आपके संवेगों का विकास ठीक से नहीं हुआ है। और जब आपके संवेगों का विकास ठीक से नहीं हुआ है, तो क्या लोग आपसे जुड़ेंगे? आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आपने अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाते, तो आपके अड़ोस पड़ोस के लोग आपके साथ नहीं बैठना चाहेंगे, या बालक के साथ जो उसके बच्चे खेलते हैं पड़ोस के, वो साथ नहीं खेलना चाहेंगे। तो बालक के सामाजिकरण में संवेगात्मक विकास की भी एक इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। अगली बात करते हैं कारक की पालन पोषण की विधियाँ। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पालन पोषण की विधियों से मेरा तात्पर्य है कि जिन बालकों को ज़्यादा लाड़ प्यार से पाला जाता है, तो आपने देखा होगा उनमें थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है, वो थोड़े से जिद्दी टाइप के हो जाते हैं। तो पालन पोषण की गलत विधि से बच्चे थोड़े से जिद्दी या उनके संवेगों का विकास ठीक से नहीं हो पाते, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है या वो जिद्दी हो जाते हैं। तो ज़्यादा लाड़ प्यार वाले बालक को आपने देखा भी होगा कि माँ बाप के अलावा कोई और मुँह नहीं लगाता, क्योंकि वो उन सभी से वही अपेक्षा करता है कि जैसे उसकी सारी बातें, उसके सारे नखरे माँ बाप मान लेते हैं, बाकी और लोग तो नहीं मानेंगे। तो पालन पोषण की अगर सही विधि नहीं है, अगर ज़्यादा लाड़ प्यार से पाला गया है बालक, तो भी उसके सामाजिकरण में प्रॉब्लम आती है। अगले बात करते हैं विद्यालय और शिक्षक की बात कर। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण कारक है एक विद्यालय। देखिए, विद्यालय से मेरा मतलब यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि विद्यालय एक बिल्डिंग है। विद्यालय एक संस्था है। इसमें विद्यालय के अंतर्गत आने वाले बहुत सारे क्रियाकलाप, जैसे विद्यालय खेलों का आयोजन करता है, विद्यालय सामूहिक क्रियाकलाप कराता है, विज्ञान प्रदर्शनी लगवाता है। तो विद्यालय और विद्यालय में सबसे इम्पोर्टेंट क्या पॉइंट है आपका? शिक्षक। तो विद्यालय और शिक्षक भी बालक के सामाजिकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, शिक्षक के संबंध में एक प्रश्न कई बार आया है, हालांकि मैं आपको महत्वपूर्ण तथ्य में कराऊंगा कि एक शिक्षक बच्चों में उचित सामाजिकरण का विकास कैसे कर सकता है। तो यहाँ रहता है शिक्षक आदर्श रूप में व्यवहार करके। देखिएगा, जब भी हम कहीं पढ़ने जाते हैं, चाहे वो नियमित कक्षाएं हों, आप ग्रेजुएशन कर रहे हों, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हों, या आप किसी कोचिंग संस्थान में हो, तो आपके शिक्षक का प्रभाव आपके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो एक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि अपने बालकों के सामने आदर्श व्यवहार करे, क्योंकि बालकों के सामने जब वो आदर्श व्यवहार करेगा तो बालक उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे और उन्हीं गुणों को वो अपने अंदर विकसित करने की कोशिश करेंगे। तो शिक्षक का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि विद्यालय के साथ साथ शिक्षक अपने आप में एक आइडियल रोल प्ले करे, आदर्श रूप से व्यवहार करे, इससे बच्चे उससे प्रभावित हों और सामाजिकरण की अच्छी आदतें सीखें। आगे बात करेंगे खेलकूद की। देखिएगा, खेलकूद से बालक का संपूर्ण विकास सुनिश्चित होता है। आपने देखा होगा, देखिए, शारीरिक विकास, खेलों से शरीर स्वस्थ रहता है। मानसिक विकास, जब खेलते हैं तो हम अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करते हैं। संवेगात्मक विकास भी होता है, क्योंकि आप जब खेलेंगे तो हारेंगे और जीतेंगे, तो हार जीत के समय आपके अंदर संवेग उत्पन्न होंगे, तो आपको उनको नियंत्रित करना है कि आप कहीं बहुत ज़्यादा हारने पे बहुत ज़्यादा गुस्सा तो नहीं हो रहे, या जीतने पे आप बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा खुश नहीं हो रहे कि दूसरे दल के लोगों को बुरा लग रहा है। तो खेलकूद एक तरह से संपूर्ण विकास में योगदान देता है, लेकिन सामाजिकरण में भी आपका बहुत योगदान देता है। कैसे? कि आप जब खेलकूद में होते हैं तो आप अपने टीममेट का सहयोग करते हैं, तो सहयोग की भावना का विकास हो गया। आपके अंदर नेतृत्व का गुण आ जाता है खेलकूद के दौरान, या तो आप टीम कैप्टन हो, वाइस कैप्टन हो। इसके अलावा आप देखेंगे एक स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना आपके अंदर डेवलप होती है, क्योंकि ध्यान रखिएगा, एक शिक्षक का कर्तव्य है कि जब बालक खेल कूद में शामिल हो तो बालकों को इस बात से बिल्कुल दूर रखे कि हर हाल में जीतना है, क्योंकि अगर ये भावना विकसित हो जाती है हर हाल में सीखना है तो चीज़ें थोड़ी ख़राब हो जाती हैं। तो बालकों को खेल कूद में स्वस्थ प्रतियोगिता का विकास
स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना का विकास करना चाहिए। और खेल कूद बालक के अंदर प्रतियोगिता की भावना, सहयोग की भावना इत्यादि को विकसित करता है, इसलिए खेल कूद बालक के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समूह या टोली की अगर हम बात करें तो देखिएगा, बालक जिन समूह या टोली में खेलता है बाल्यावस्था में या किशोर अवस्था में, जो उसके मित्र होते हैं, तो देखिएगा जैसी उसकी संगत होगी, अर्थात टोली के सदस्य जितने अच्छे होंगे, अगर आपका बालक खराब बच्चों के साथ खेलता है तो क्या आप उसे खेलने की परमिशन देंगे? क्योंकि अगर वो खराब बच्चों के साथ खेलेगा तो उसके अंदर गंदी आदतें आ जाएंगी। इसी तरह से किशोरावस्था में मित्रों का चुनाव बड़ी सावधानी से करना चाहिए। अगर आपके मित्र से नहीं तो आपके अंदर गंदी आदतें आ जाएंगी। तो आप देखेंगे समूह या टोली, अगर बच्चे का समूह या टोली या मित्र आदि उसके अच्छे हैं, अच्छे गुणों वाले हैं, तो उसके अंदर अच्छे सामाजिक गुण डेवलप होंगे। और अगर वो अच्छे नहीं है तो उसके अंदर अच्छे सामाजिक गुण डेवलप नहीं होंगे। इसलिए समूह या टोली भी बालक के सामाजिकरण में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपने देखा समाज क्या है, सामाजिकरण क्या है, समाज के सामाजिकरण के दौरान बालक के अंदर किन किन गुणों का विकास होता है, बालक किस किस प्रकार से सीखता है। इसके अलावा कुछ आपने यहाँ पे कथन देखे, इंपॉर्टेंट कथन है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और आपने देखा सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। अब इस वीडियो के दूसरे सेक्शन में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण तथ्य की, और ये हमारा फिर उसके बाद अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो चलिए तो अब इस अध्याय के दूसरे सेक्शन की ओर चलते हैं, जहां हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करना है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। तो देखिएगा, समाजीकरण के अंतर्गत हमने अब तक ये देखा कि समाजीकरण क्या है, समाज क्या है, समाज को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, और समाजीकरण की क्रिया के दौरान बालक कौन कौन से गुणों का अपने अंदर विकास करता है। अब देखते हैं समाजीकरण के अंतर्गत माता पिता और परिवार की क्या भूमिका होती है। कई दफ़ा यहाँ से सीधे सवाल पूछा जाता है। तो जैसा कि मैंने इससे पहले वाले सेक्शन में आपको बताया कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में परिवार की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। और अगर कहा जाए कि कौन सा मुख्य कारक की अगर बात की जाए तो परिवार सबसे मुख्य कारक होता है। और परिवार में माता पिता के साथ साथ अगर बालक के बड़े भाई बहन हैं तो वो भी बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया में प्रॉपर एक योगदान देते हैं और बालक को उन सभी भूमिकाओं के बारे में, उन सभी नियमों के बारे में समझाते हैं जो एक समाज में स्वीकार्य हैं। तो देखिएगा, सामाजिकरण में माता पिता और परिवार की भूमिका। परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी होती है, तो परिवार होती है, क्योंकि वहीं से सब कुछ वो सीखता है। और अगर पूछा जाए बालक की प्रथम अध्यापक कौन होती है, तो उसकी वो माँ होती है। देखेंगे, परिवार अनौपचारिक शिक्षा का स्थान होता है। बिल्कुल, बालक का परिवार बालक की अनौपचारिक शिक्षा का स्थान होता है। देखिएगा, शिक्षा दो प्रकार की, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य है कि ऐसी शिक्षा जिसका एक निश्चित समय हो, जिसका एक निश्चित पाठ्यक्रम हो और एक निश्चित अवधि तक वो चले। अनौपचारिक शिक्षा का अर्थ होता है कि ना तो उसका कोई पाठ्यक्रम सुनिश्चित है, ना उसका कोई समय, ना उसकी कोई अवधि है। तो इस तरह से परिवार अनौपचारिक शिक्षा का साधन हो जाता है और विद्यालय एक औपचारिक शिक्षा का साधन हो जाता है। तो परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है, अनौपचारिक शिक्षा का स्थान है। माँ बाप की भूमिका कैसी होनी चाहिए? अग्रोन्मुखी। बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया में माँ बाप की भूमिका अग्रोन्मुखी होनी चाहिए, अर्थात आगे बढ़कर माँ बाप को भूमिका निभानी चाहिए। कैसे? बालक जब परिवार में है तो माँ बाप को ये नहीं करना चाहिए कि अपने आप सीख लेगा। कई दफ़ा हमने देखा है कि अगर कुछ बालक गलती कर रहा है तो माँ बाप ज़्यादा कोशिश नहीं करते उसको सही या गलत समझाने के बारे में, लेकिन ये गलत है। माँ बाप को बालक के सामाजिकरण के दौरान आगे बढ़कर अर्थात अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। इसका अर्थ है कि बालक को समझाना चाहिए कि समाज में रहने के क्या नियम हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, और बालक के अंदर उन सभी गुणों का विकास करने में मदद करनी चाहिए जो गुण एक अच्छे समाज के अंग के रूप में एक व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। तो माँ बाप की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। समाज में स्वीकार्य परंपराओं का ज्ञान भी माँ बाप देते हैं, साथ साथ भाई बहन भी देते हैं, और अच्छे बुरे का ज्ञान भी उसको परिवार से ही मिलता है। दूसरी बात करेंगे बालक के सामाजिकरण में अध्यापक व विद्यालय की भूमिका। तो देखिएगा, विद्यालय औपचारिक शिक्षा का एक स्थान होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, परिवार अनौपचारिक शिक्षा का स्थान होता है और विद्यालय औपचारिक शिक्षा का एक स्थान होता है। परिवार के बाद सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक अध्यापक व विद्यालय होते हैं, जो बालक के सामाजिकरण में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यालय के अंतर्गत भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो किसका होता है? अध्यापक का होता है। ध्यान रखिएगा, शिक्षक, मैंने आपको इससे पहले बताया कि शिक्षक बालकों के समक्ष आदर्श रूप से बर्ताव करके
यानी कि उन सभी गुणों का प्रदर्शन करे जो गुण एक अच्छे सामाजिक प्राणी में होते हैं। यदि शिक्षक ऐसे गुणों का प्रदर्शन करता है तो बालक की सामाजिकता बहुत तेज़ी से और बहुत सही दिशा में होती है। इसके अलावा आप देखेंगे तीव्र व प्रभावी सामाजिकरण के लिए अगर एक शिक्षक किसी बालक का सामाजिकरण तेज़ी से करना चाहता है और प्रभावी करना चाहता है, अर्थात उसके अंदर समाज में स्वीकार सभी अच्छे गुणों को विकसित करना चाहता है, तो माँ बाप को क्या करना चाहिए, अध्यापक को क्या करना चाहिए, उस बालक के माँ बाप से मिले। माँ बाप से मिलने के बाद बालक की रुचियों के बारे में, अभिवृत्तियों के बारे में और उसकी आदतों और बहुत सारे गुणों के बारे में जाने, जिससे कि एक अध्यापक को बालक के बारे में पता लग सके कि बालक किस प्रकार का है और किस प्रकार बालक के अंदर एक सही गुणों का विकास किया जा सकता है। तो शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और शिक्षक को क्या करना चाहिए, माँ बाप से मिलकर बालक के विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और बालक की जानकारी प्राप्त करने के बाद एक शिक्षक बेहतर ढंग से बालक का सामाजिकरण का विकास कर सकता है। अब देखेंगे खेल की क्या भूमिका है सामाजिकरण में। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब मैंने कारक की बात की थी आपसे, सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो मैंने बताया था खेल बालक के सभी प्रकार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे संवेगात्मक विकास हो, नैतिक विकास हो या समाज के बहुत सारे गुण जैसे सहयोग की भावना, नेतृत्व का गुण, सहनशीलता का गुण, इन सभी गुणों को विकसित करने में खेलों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिएगा खेलों की सामाजिकरण में क्या भूमिका है। सबसे पहली चीज़, बालक जब भी खेलते हैं घर के बाहर या स्कूल में, तो समूह में खेलते हैं तो उनमें सहयोग की भावना आ जाती है। पहली चीज़, जब भी वो खेल खेलते हैं तो उनमें नेतृत्व का गुण आ जाता है। अक्सर बालक अपनी टीम का नेतृत्व करते हैं तो उनके अंदर नेतृत्व का गुण आ जाता है। तीसरा, जब वो हारते हैं या जीतते हैं तो उनके अंदर सहनशीलता का गुण विकसित होता है कि अगर हार जाएं तब भी हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है और हम जब जीत जाएं तो हम बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मनानी है, जिससे किसी और को समस्या ना हो। तो खेलों के द्वारा बालक के अंतर्गत नेतृत्व गुणों का विकास होता है, सहयोग की भावना का विकास होता है, सहनशीलता का विकास होता है। सहनशीलता आप समझ गए होंगे कि अगर बालक खेल में हार भी जाता है तो शिक्षक का कर्तव्य है बालक को खेलने से पहले बताए कि खेल सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए नहीं खेला जाता है, खेल बहुत सारे गुणों का विकास करने के लिए खेला जाता है और खेलों के अंतर्गत उसे सहनशीलता का विकास बालक में करने का प्रयास एक शिक्षक को करना चाहिए। इसके अलावा बालक को लक्ष्य प्राप्त करने की योग्यता हासिल होती है। देखा होगा आपने कि छोटा बालक होता है तो खेल में वो कोशिश करता है अपना प्रदर्शन अच्छा करने की या एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने की, और लक्ष्य प्राप्त करने की यही आदत उसे मोटिवेट करती है मेहनत करने के लिए, परिश्रम करने के लिए, और यही आदत आगे चलकर बालक को जीवन में सफल होने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आधार उपलब्ध कराती है। तो आपने देखा सामाजिकरण में माता पिता व परिवार की भूमिका, अध्यापक व विद्यालय की भूमिका और खेल की भूमिका। यहाँ देखेंगे अगर मुख्य भूमिका पूछी जाए तो परिवार की, और प्रथम पाठशाला क्या कहा जाता है, परिवार कहा जाता है। अब देखते हैं इस अध्याय के महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो सबसे पहला तथ्य है, सबसे जटिल सामाजिकरण कब होता है, तो किशोरावस्था में होता है। ये आप सब जानते हैं, किशोरावस्था बड़े संघर्षों व तूफान का काल है। आपने देखा हो स्टैनली हॉल का ये कथन है। तो सबसे जटिल सामाजिकरण कब होता है, किशोरावस्था में होता है, ठीक है ना। उसकी वजह क्या है कि किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, और बुद्धि का अधिकतम विकास होता है तो बालक को लगता है कि जो उसे आता है या जो वह जानता है वही सही है, बाकी जो और लोग उसके सामने अपना कोई बात कहें या कोई राय रखे तो लगता है ये गलत है, मैं सही हूँ। क्योंकि बुद्धि एकदम से परिपक्व होने लगती है तो आसानी से वो दूसरों के विचारों को मानता नहीं है, इसीलिए आसानी से वो दूसरों के साथ घुल मिल नहीं पाता। इसके अलावा आजकल मैंने आपको पढ़ाया था, इससे पहले एक चैप्टर में पढ़ाया था कि किशोरावस्था में बालक अपने आप से सरोकार रखने वाले होते हैं और भविष्य की दुश्चिंता में डूबे रहते हैं। यानी कि अपने आप से मतलब होता है, ज़्यादा कहीं से मतलब किशोरावस्था में नहीं होता, और भविष्य की दुश्चिंता होती है, करियर की चिंता होती है। तो इसी वजह से सामाजिकरण थोड़ा सा जटिल हो जाता है, ठीक है ना। सामाजिकरण की सबसे अच्छी अवस्था कौन सी है, बाल्यावस्था। तो देखेंगे आप बालक का वास्तविक सामाजिक विकास कब होता है, उत्तर बाल्यावस्था में। ध्यान रखिएगा, बाल्यावस्था में जब मैंने आपको बताया था तो बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं, जहां हमने 2 भागों में बांटा, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की हमने बात की थी तो आपको पता है 2 से 6 वर्ष की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है,
और 6 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हालांकि अगर ऑप्शन में उत्तर बाल्यावस्था ना होगा, केवल बाल्यावस्था है तो आप बाल्यावस्था लगा सकते हैं, लेकिन अगर बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था दोनों है तो आप उत्तर बाल्यावस्था आंसर लगाएंगे कि बालक का वास्तविक सामाजिक विकास कब होता है, उत्तर बाल्यावस्था में। इसकी वजह है कि उत्तर बाल्यावस्था में आप देखेंगे एक आयु समूह क्या है, 6 से 12 वर्ष, और 6 वर्ष तक बालक बहुत छोटा होता है, तो उसका दायरा अपना परिवार या उसके आस पड़ोस, या अगर प्री स्कूल में जा रहा है तो थोड़ा बहुत अपने आसपास के दोस्तों से, वो जो उसके आसपास क्लासरूम में बैठते हैं उनसे उसकी बातचीत होती है। लेकिन जब वो 6 साल इससे ऊपर की जब पढ़ता है उसकी आयु, तो उसकी सामाजिकता तेज़ी से बढ़ती है और ये सबसे अच्छा काल होता है उसकी सामाजिकता के विकास का। तो बालक के वास्तविक सामाजिक विकास की अवस्था कौन सी हो गई, उत्तर बाल्यावस्था। अगली बात करेंगे, अगला स्टेटमेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पुस्तकालय, लाइब्रेरी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। निष्क्रिय एजेंसी, ध्यान रखिएगा, एजेंसी का मतलब है संस्था या ऐसी कोई जगह या ऐसा कोई स्थान। एजेंसी कैसी है, निष्क्रिय है। इसका मतलब क्या है, देखिएगा, सामाजिकरण का मतलब क्या है कि कम से कम 2 व्यक्ति आपस में मिलें, विचारों को आदान प्रदान हो, एक दूसरे को प्रभावित करें, तो वो एक समाज का निर्माण करते हैं। अगर 2 व्यक्ति भी मिलते हैं तब, और अगर 2 व्यक्ति मिलें और आपस में कोई बात ना हो, कोई भी किसी प्रकार का आदान प्रदान ना हो, तो वो समाज नहीं है, चाहे वो पास पास बैठे हों 10 घंटे से। लेकिन जब वो पास पास बैठे हों, आस पास मिलें और एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करें, एक दूसरे को प्रभावित करें, तो समाज का निर्माण होता है। अब आप देख लीजिएगा, आप जब लाइब्रेरी में जाते हैं तो आप किसी से बात नहीं करते हैं, बिल्कुल आप साइलेंट रहते हैं, और जब बिल्कुल साइलेंट रहेंगे तो वहाँ किसी प्रकार से आपका वैचारिक आदान प्रदान नहीं होगा। तो पुस्तकालय कैसी एजेंसी होगी, निष्क्रिय। अर्थात पुस्तकालय ऐसा स्थान है जहाँ सामाजिकरण बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है ना। चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन जब आता है तो आपको ऑप्शन और देते हैं, इको क्लब निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। तो इको क्लब, इको क्लब अर्थात जैसे आपकी कॉलोनी है, कॉलोनी के बहुत से लोग हैं जो कॉलोनी के पर्यावरण के लिए कार्य करते हैं, पौधे लगाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, तो आपका इको क्लब हो गया। हेल्थ क्लब, जैसे कि जिम में जाते तब भी आप एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, सिखाते हैं। ठीक है ना। लेकिन वहाँ ऑप्शन कौन सा आता है आपका, पुस्तकालय। तो पुस्तकालय में बात ही नहीं होती, और बात नहीं होती तो सामाजिकरण नहीं होता, इसीलिए पुस्तकालय सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। चलिए देखो, वही फैक्ट फिर आ गया कि यदि 2 व्यक्ति मिलें और एक दूसरे को प्रभावित करें तो सामाजिकरण होगा, और 2 व्यक्ति मिलें और बात ना हो, विचारों का आदान प्रदान ना हो, तो सामाजिकरण की प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है ना। बाल्यावस्था को विद्यालय सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है। ध्यान रखिएगा, बाल्यावस्था को, हालांकि उत्तर बाल्यावस्था को बालक का वास्तविक सामाजिक विकास माना जाता है, मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन बाल्यावस्था को विद्यालय सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था। ध्यान रखिएगा कि विद्यालय में बालक जब पहुंचता है तो बाल्यावस्था में पहुंचता है, शैशवावस्था तो कोई बालक विद्यालय जाता नहीं, 2 साल के बाद ही जाते हैं। आजकल तो आपने देखा होगा बच्चे 3 साल के हुए, और आजकल के चूँकि जनरेशन का IQ बहुत तेज़ है, मैंने आपको पीछे पढ़ाया था एक चैप्टर में कि अभी कुछ दशकों से विद्यार्थियों के IQ उपलब्धि परीक्षा में वृद्धि हुई है। सही बात है कि आजकल की जो जनरेशन है बच्चे बहुत तेज़ हैं। आपने देखा होगा आपके घर के आसपास जो बच्चे होते हैं वो इतने ज़्यादा शैतान होते हैं, उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। और बच्चा 3 साल का होते ही माएँ सोचती हैं कि भाई इसका एडमिशन कराओ, क्योंकि कम से कम 3 से 4 घंटे स्कूल में रहेगा तो कुछ राहत रहेगी। तो देखेंगे जब बालक स्कूल में पहुंचता है तो बाल्यावस्था होती है, और बाल्यावस्था में ही वो एक समाज से बहुत तेज़ी से जुड़ जाता है, इसीलिए बाल्यावस्था को विद्यालय सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगली बात करेंगे, जनसंचार माध्यम। तो देखिएगा जनसंचार क्या होता है, जब एक बड़े लेवल पे, देखिएगा संचार क्या होता है। सबसे पहले आप समझें संचार क्या होता है। संचार का मतलब है कम्युनिकेशन। ठीक है ना। देखिएगा संचार के जैसा मिलता जुलता एक वर्ड आपने सुना होगा, परिवहन। ठीक है ना। तो परिवहन की अगर हम बात करें, जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, और एक होता है संचार। ठीक है। देखिएगा परिवहन का अर्थ है व्यक्तियों और सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए, चाहे व्यक्तियों को चाहे सामान को, तो प्रक्रिया कहलाती है, परिवहन कहलाती है। विचारों को या संदेशों को, विचारों को या संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाए तो संचार कहते हैं। संचार 2 प्रकार का होता है, एक तो व्यक्तिगत संचार व्यवस्था और एक होती है जनसंचार व्यवस्था। देखिएगा मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैंने आपको मेल किया, मैंने आपको कॉल किया, तो ये सब कैसा हो गया, व्यक्तिगत संचार व्यवस्था। लेकिन मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में अपना मैसेज कर दिया,
मैंने वेबसाइट में अपना वेब पेज के ऊपर अपनी कोई खबर छाप दी, अखबार में कोई खबर आ गई, रेडियो पे कोई संदेश प्रसारित हो गया, टीवी पे कोई न्यूज़ आ गई, तो ये कैसे कहलाएंगे? जनसंचार। इसे इंग्लिश में कहते हैं मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन के जो माध्यम है, जैसे फेसबुक, जैसे ट्विटर, जैसे टेलीविज़न, जैसे रेडियो इत्यादि, यानी कि मैसेज अर्थात संदेश या विचारों को एक दूसरे से पहुंचाने का वह माध्यम जहां संदेशों को एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जाए, उन्हें जनसंचार का माध्यम कहा जाता है। तो देखेंगे फैक्ट क्या कहता है, जनसंचार के माध्यम सामाजिकरण के महत्वपूर्ण माध्यम बनते जा रहे हैं। सही बात है। आज के ज़माने में आपने देखा होगा कि जनसंचार के माध्यम में सोशल मीडिया ऐप हो गए, आपके फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या आपका टीवी हो गया, न्यूज़ पोर्टल हो गए, बहुत सारी वेबसाइट हो गई, यूट्यूब हो गया, ये सब क्या जनसंचार के माध्यम है। तो जनसंचार के माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। सही बात है, क्योंकि जनसंचार के माध्यम से बालक के अंदर अभिवृत्तियों का विकास होता है, अर्थात उसके एटीट्यूड में, उसका एटीट्यूड भी क्या होता है। आपने देखा होगा आजकल के बच्चे सोशल मीडिया पर ज़्यादा रहते हैं, या टीवी से कनेक्ट रहते हैं, या अपने लैपटॉप मोबाइल पे बहुत सारी वेबसाइट से कनेक्ट रहते हैं, तो उनसे उनके एटीट्यूड में काफ़ी चेंजेस आते हैं, क्योंकि वो जनसंचार के माध्यमों के जरिए बहुत सारे विचारों को देखते पढ़ते हैं और वो विचार उनके मन पर प्रभाव डालते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके एटीट्यूड में अर्थात अभिवृत्तियों में बदलाव आता है। इसके अलावा समाज के मूल्यों और विश्वासों पर भी उनके प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न सीधे सीधे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जनसंचार के माध्यम जैसे फेसबुक, जनसंचार आप समझ गए होंगे, मैंने आपको बता दिया है, जैसे फेसबुक, ट्विटर, टेलीविज़न, रेडियो इत्यादि सामाजिकरण के महत्वपूर्ण माध्यम बनते जा रहे हैं। उनके द्वारा बालकों की अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों पर सीधे प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। देखिएगा मैंने यहाँ 3 शब्द लिख रखे हैं, अभिवृत्ति, अभिवृद्धि और अभिक्षमता। देखिएगा पूरे CDP में आगे आप और जाएंगे तो ये 3 शब्द बार बार आएंगे और आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा, और मैं समझता हूँ कन्फ्यूजन होता ही होगा। मैं अक्सर ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ बच्चों की, तो वहाँ आता है ये शब्द, जब आते हैं तो बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने तीनों शब्द यहाँ लिख दिए हैं। अभिवृत्ति, जैसे हम एटीट्यूड कहते हैं, एटीट्यूड का मतलब है रवैया, या और आसान भाषा में कहें तो आपका व्यवहार। कहते नहीं उसका एटीट्यूड बहुत ख़राब है, उसका व्यवहार बहुत ख़राब है, उसे रवैया कह सकते हैं, मनोभाव कह सकते हैं, रुख, कि भाई उसका रुख अच्छा नहीं है, वो ठीक से बात नहीं करता, या उसका रुख बहुत अच्छा है, वो अच्छे से बात करता है। तो अभिवृत्ति का मतलब है एटीट्यूड, रवैया, मनोभाव या रुख। अभिवृद्धि का बात करें तो देखें यहाँ वृद्धि शब्द लिखा हुआ है, वृद्धि शब्द लिखा हुआ है, तो वृद्धि ग्रोथ अर्थात वृद्धि। और अभिक्षमता की अगर बात करें तो ये है एप्टीट्यूड अर्थात योग्यता की बात होती है। आपने देखा होगा, अगर आपने कभी एग्ज़ाम दिए हो कंपटीशन के, तो एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि रीजनिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, जिसमें आप रीजनिंग के क्वेश्चन को करते हैं, तो उसे तार्किक अभिक्षमता कहा जाता है। तो एप्टीट्यूड का अर्थ है आपका योग्यता, योग्यता आपकी किसी विषय में होती है। मैंने तो एक रीजनिंग का एग्जाम्पल दिया एक। तो अभिवृत्ति एटीट्यूड अर्थात व्यवहार, अभिवृद्धि ग्रोथ अर्थात वृद्धि, अभिक्षमता एटीट्यूड अर्थात योग्यता। तो देखिएगा ये अध्याय वाक्य का समाप्त हुआ। इस अध्याय में सामाजिकरण प्रक्रियाओं के दौरान हमने समझा समाज क्या है, सामाजिकरण क्या है, सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, सामाजिकरण प्रक्रिया के दौरान बालक के अंदर कौन कौन से गुणों का विकास होता है, सामाजिकरण प्रक्रिया के दौरान सामाजिकरण प्रक्रिया संबंधित कई सारे कथनों की हमने बात की, और बाद में हमने देखा सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले 3 मुख्य पॉइंट्स की हमने बात की कि सामाजिकरण की प्रक्रिया माता पिता परिवार की भूमिका, अध्यापक व विद्यालय की भूमिका तथा खेलों की भूमिका। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की। अब ये अध्याय समाप्त होता है। यदि आपको इस अध्याय के नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको कई सारे वीडियोज़ में दिया है, आप उन नंबर पे मैसेज करें, आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, और वो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, और अध्ययन ग्रुप से जुड़े हैं तो शेयर कर दें। इसके अलावा अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें कि इस वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो आपसे अच्छे से अच्छा पहुँचे, और मैं इस कोशिश में लगा हुआ हूँ कि वीडियो क्वालिटी भी आपको अच्छी पहुँचे, और नोट्स भी आपको प्रॉपर। बहुत से बच्चों के मेरे पास मैसेज आए हैं झारखंड से, बिहार से, बलिया से, प्रयागराज से, अलीगढ़ के आसपास से काफ़ी बच्चों के मुझे मैसेज आए हैं, और मैं उनको प्रॉपर नोट्स भेज रहा हूँ। निश्चिंत रहिए, CDP के तुरंत बाद आपको रविवार से EVS कक्षाएं मिलने लगेंगी।
और बहुत जल्दी ही मैं सामान्य अध्ययन की कक्षाएँ भी शुरू करूँगा। देखिएगा, शुरू में बहुत जल्दी भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर वो आपको आनंद नहीं आएगा, आपको लगेगा बहुत जल्दी में निपटा दिया। मैं हर चीज़ को बहुत बारीकी से और बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। तो कुछ मुझे भी प्रिपरेशन करनी है, जिसमें मुझे नोट्स इत्यादि तैयार करने हैं, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है। बाकी पर्यावरण अध्ययन की कक्षाएँ आपको इस रविवार से मिलना शुरू हो जाएंगी। पर्यावरण अध्ययन के सिलेबस को मैं कुछ इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि सीटेट प्राइमरी लेवल का आपका पर्यावरण अध्ययन कंप्लीट हो जाए और सीटेट जूनियर लेवल के भी आपके जो पोर्शन होता है साइंस वाला वो कवर हो जाए, और जो सीटेट जूनियर वाले में आपके जो एसएसटी के लोग होते हैं उनका भी पोर्शन कवर हो जाए। इसके अलावा पर्यावरण कक्षाओं में इतना मटेरियल पढ़ाऊंगा कि बाकी सभी एग्जाम्स में कहीं ना कहीं वो आपको उसके क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ ईवीएस की कक्षाओं को सीटेट के सिलेबस तक सीमित नहीं रखूँगा, उसको थोड़ा सा वाइड कर दूंगा, जिससे कि सभी प्रकार के एग्जाम में आपको हेल्प मिले। और सीटेट के तो सारे क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल ही जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।